The most difficult type of questions in IELTS reading is definitely list of headings. Many students find this type of questions the most difficult one, and in this video you are going to get the right solution. Not only tips and tricks, even I will give you a live telecast where you will find the right way how to deal with these type of questions. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतनाम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारे टिप्स दिए थे। रीडिंग के ऊपर बनाई हैं आपको मैंने ग्रामर के ऊपर 2 वीडियोस मैंने पोस्ट किया था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स के गलत होते हैं उसको कैसे डील करना, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए वीडियो को, और नोटिफिकेशन वाली बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऊपर आपको एक आई बटन भी दिख रहा है अगर आपको मेरी कोई प्रीवियस वीडियो चाहिए जिसमें आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, जिसमें ट्रू फॉल्स है, रीडिंग है और हमारे पास राइटिंग की वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे पास जो पैसेज है वो थर्ड पैसेज है मेरे पास। और जनरली मैं आपको एक जनरल रूल बता देता हूँ कि सबसे पहले जब भी आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली अगर आपको फर्स्ट पैसेज में आते हैं, ये एक जनरल रूल मैं बता रहा हूँ, अगर आपको फर्स्ट पैसेज में आते हैं तो उसका लेवल थोड़ा इजी होगा। अगर वो सेकंड में आते हैं तो लेवल थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, और अगर थर्ड वाले में आएंगे तो डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, मीन्स वो टाइम कंज्यूमिंग भी होंगे और आपको कोई बहुत ज्यादा समझ में भी नहीं आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, क्योंकि इसीलिए मैंने थर्ड पैसेज के ऊपर वीडियो बनाया ताकि स्टूडेंट्स को सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट पैसेज और सेकंड पैसेज पे काफी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन थर्ड पैसेज पे आई एम मेकिंग द वीडियो सो दैट कि आपको जो भी स्टूडेंट्स जिनको डिफिकल्टीज आ रही हैं उनकी सारी डिफिकल्टीज रिमूव हो जाए। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास जो टॉपिक है वो है टेलीविजन एंड सपोर्ट्स। तो टेलीविजन एंड सपोर्ट्स हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है टेलीविजन एंड स्पोर्ट। तो यहाँ से थोड़ा हिंट मिल रहा है कि टेलीविजन और स्पोर्ट के बारे में ये सारा पैराग्राफ होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, इसका प्रैक्टिकल करने से पहले हम इसके थोड़े टिप्स देखते हैं। टिप्स मीन्स कि इनको डील कैसे करना है। तो मैंने कुछ जो मेन जो टिप्स हैं, जिनको जो स्ट्रेटजीज हम बोल सकते हैं, जिसको फॉलो करके हम ये वाले जो है वो इनको सॉल्व कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो मेरी सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो आपके सामने में रख रहा हूं। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या करना है कि आपने हमेशा ऑलवेज रीड द पैराग्राफ फर्स्ट, नॉट हेडिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो, जैसे ये मान लो मेरे पास हेडिंग्स की लिस्ट दी हुई है 1 to 12 11 सॉरी। सो 1 to 11 मेरे पास एक लिस्ट दी हुई है और इस लिस्ट को वो पहले पढ़ लेंगे। अगर आप इसको पहले पढ़ोगे तो इट मीन्स कि कंफ्यूजन विल एंटर योर ब्रेन। तो आपने इसको नहीं पढ़ना, आपने डायरेक्टली क्या करना है, अपने पैराग्राफ्स पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे सपोज करो अगर आपको ए पैराग्राफ है तो आप ए पैराग्राफ पढ़ोगे, उसको पढ़ के फिर आपने यू हैव टू रन थ्रू ऑल दीज हेडिंग्स। तो आपको इसमें से रन थ्रू करना है, ना कि आपको इसको पहले पढ़ के इसमें जाना है पैराग्राफ्स में। पैराग्राफ्स में नहीं जाना है, आपने पहले सॉरी आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने पैराग्राफ्स पढ़ने हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग पहले नहीं पढ़ने हैं। तो ये एक जनरल रूल है। अब हम इसका जो मेन अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो मेरी जो बहुत सारे टीचर्स क्या कहते हैं कि आपको सिर्फ पहले 2 सेंटेंस पढ़ लेने चाहिए या लास्ट का सेंटेंस पढ़ लेना चाहिए और आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग मिल जाएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, अगर आपके पास सपोज करो 6 या 7 लिस्ट ऑफ हेडिंग है तो देर आर हायर चांसेस के उसमें से 2-3 जो हेडिंग्स हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, वो फर्स्ट 2 लाइन या लास्ट सेंटेंस में मिल सकते हैं।
लेकिन सारे के सारे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो हैं वो फर्स्ट 2 लाइंस में नहीं मिलेंगे। ये चीज आपने पहला दिमाग में, आपका जो रूल है इसको दिमाग में रखना है। तो फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं उसको, वो वाला रूल आपने सबसे पहले अप्लाई करना है। तो मेरे पास जितने भी ये जो मैंने बनाए हैं सारे जो टिप्स हैं, इनको आपने दिमाग में रखना है कि आप जब पैसेज सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये वाली अप्रोच मैंने रखनी है। तो हम अभी अपने क्या करना है कि जैसे फर्स्ट 2 लाइन वाले अगर आपको 2 या 3 पैराग्राफ आपको मिल जाते हैं, वो अगर आपके सही हो जाते हैं, तो डेफिनेटली बाकी के जो हैं उनके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, डिटेल्ड रीडिंग। डिटेल्ड रीडिंग का क्या मतलब है कि उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन डिटेल में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने सारे का सारा पैराग्राफ पढ़ना है, जहाँ मतलब जो भी 1 to 100 जो भी वर्ड्स दे रखे हैं सारा कुछ A to Z पढ़ना, ऐसा नहीं है। आपने पढ़ना जरूर है, लेकिन उसमें से मैं बताऊंगा आपको कि आपने कौन सी चीज पकड़नी है, कौन सी चीज नहीं पकड़नी है, कौन सी चीज छोड़नी है, ये सब चीजें आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट जो मेरा रूल है, जो टिप है, टिप नंबर 1 आई वुड से, रीड फर्स्ट 2 और लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। अब इसमें क्या करना है आगे, वो चीज मैं बताने जा रहा हूं। इसमें आगे क्या करना है कि जनरली लुक फॉर द लिस्ट ऑफ एनी हैपनिंग, फॉर एग्जाम्पल रीजंस, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स। इसका क्या मीनिंग है कि आपने क्या करना है कि जैसे आपको फर्स्ट सेंटेंस या सेकंड सेंटेंस अगर आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहला रूल क्या है कि आपने, अगर आपको किसी रीजंस की लिस्ट मिल रही है, फॉर एग्जांपल जैसे बिगनिंग में वो दे देते कई बारी कि देयर आर एंड नंबर ऑफ रीजंस, देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स, देयर आर ड्रॉबैक्स, तो मीन्स के आपको आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स कि फर्स्ट सेंटेंस में ही वो चीज आपको क्लियर कर रहा है कि इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बेनिफिट्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं। तो मीन्स के आगे उसने जो लिंकिंग लैंग्वेज यूज करी होगी, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, ऐसे करके अगर पैराग्राफ में वो चल रहा है, तो आपने सिर्फ ये वाले वर्ड्स फाइंड आउट करने और आपको जो मेन उसका जो जिस्ट है वो फर्स्ट सेंटेंस में ही मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स की अगर उसने बात करी है, कोई ओल्ड डेट्स वगैरह, या कोई फ्यूचर की भी, कई बार इसे फ्यूचर की बात लास्ट वाले पैराग्राफ में ही ज्यादातर करते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज उसने बिगनिंग में करी है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। जनरली उन्हीं में ही आंसर होता है। उसके बाद अगर ये सारा कुछ करने के बाद अगर आपको, मतलब आपने क्या करना है कि जैसे ये वाली जो स्ट्रेटजी, इसको अप्लाई कैसे करना है, जैसे मतलब आपने ये चीज दिमाग में रखनी है कि अगर मेरे को 6 लिस्ट ऑफ हेडिंग आए हैं तो उसमें 2 या 3, अगर थर्ड पैसेज वाला है, थर्ड पैसेज में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आए हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं होने वाला है। तो आपने ये चीज दिमाग में रखनी है कि मैक्सिमम 2 पैराग्राफ ऐसे होंगे जिसमें मेरे को पहले वाले सेंटेंस में आंसर मिल जाएंगे, पहले वाले जहां प्रोबेबली लास्ट सेंटेंस में। तो आपने क्या करना, आपने ये जितने भी पैराग्राफ्स हैं, जैसे इस पैराग्राफ ए है, बी है, सी है, डी, इन सभी की फर्स्ट 2 लाइंस अभी आपने पहले पढ़नी है। तो जैसे इसकी ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस नेक्स्ट पढ़ के आपको गैस करना है कि इसका आंसर रन थ्रू करना है इसमें से कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर दूसरे वाले को आगे आपने डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिर दूसरे वाले को भी ऐसे आपने फर्स्ट 2 सेंटेंसेस और मे बी लास्ट सेंटेंस पढ़ के यू शुड गेस इट। फिर इसी तरह से थर्ड वाला, उसको भी ऐसे करना है, फोर्थ वाले को भी ऐसे ही। तो मतलब जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी सभी की, अगर नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ देना, जो मिल रहा है उसको पकड़ना है, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देना। उसमें उलझना नहीं है कि आप उसको लेकर बैठे रहो और आपका टाइम वेस्ट होता रहे। तो इस चीज को, ये थंब रूल आपने दिमाग में रखना है। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको ये 2 या 3 पैराग्राफ ऐसे मिलेंगे जिसमें फर्स्ट 2 लाइंस में आंसर होगा, तो उसके बाद जो बाकी के हेडिंग्स बच गए, 4 या 5 जो भी बचे, सपोज करो अगर 7 है तो 7 में से 2 मिल गए तो 5 बच गए। तो 5 के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल्ड रीडिंग। तो वो डिटेल्ड रीडिंग जो है उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैंने 5 मेन आपके सामने टिप्स बनाए हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। इस वीडियो में आपको बने रहना है दोस्तों। अगर आप छोड़ दोगे
तो ऑब्वियसली आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि ये वाले जो टिप्स हैं ये टेक्निकल टिप्स, आपको मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि ये शॉर्टकट है या ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये सारे जो टिप्स मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जो मैं डिटेल रीडिंग में बताना चाहता हूँ कि डिटेल रीडिंग अगर आपको करनी पड़ती है तो सबसे पहले आपने क्या ढूंढनी है, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को शायद ये पता ही नहीं होगा कि रेफरेंस क्या होती है। रेफरेंस मीन्स होता है कि पीछे अगर किसी चीज़ की वो बात कर रहा है तो उसको आगे रेफर कर देते हैं किसी वर्ड के साथ, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, विच हो गया। ऐसे वर्ड्स आपको कहीं भी मिले तो ऐसे वर्ड्स को आपने देखना है कि ये रेफर किस चीज को कर रहे हैं, मींस पीछे जो उन्होंने वर्डिंग लिखी है वो कौन सी वर्डिंग को रेफर कर रहे हैं। मे बी शायद आपको मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ अगर मेरे को कुछ मिलता है तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पैराग्राफ को रीड करते हैं तो यहाँ पे जाके इसने एक वर्ड लिखा है दिस शिफ्ट इन व्यूइंग पैटर्न वैक्यूम्ड आउट द सपोर्ट बेस of local clubs, many of which ultimately folded. So ये यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देंगे, वो बोलेंगे ये तो दिस मीन्स ये, तो ये मीनिंग व्हाट, दिस शिफ्ट मीन्स व्हाट, दिस शिफ्ट मीन्स चेंज। ये जो चेंज आया है, क्या चेंज आया है, वो चेंज आपको देखने के लिए ऑब्वियसली पीछे वाला जो सेंटेंस है दिस वन, वो सारा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और इसके बाद एक और इन्होंने एक लिंकिंग लैंग्वेज यूज करी है, एज ए रिजल्ट। ये जो एज ए रिजल्ट वाला सेंटेंस है ये कहां से आया, मींस इसकी लिंकिंग पिछले वाले सेंटेंस के साथ है कि किसी चीज का रिजल्ट ये बता रहा है कि ऐसा कुछ हुआ और होने के बाद ये रिजल्ट निकला। क्या रिजल्ट निकला, ये नेक्स्ट सेंटेंस आ गया। तो ऐसे आपको ये सारी चीजें जो हैं वो दिमाग में रखनी है। और ये रिजल्ट आने के बाद मींस ये जो चेंज आया है उसकी वजह से क्या हुआ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आई वुड से कि ये जो रेफरेंसेस हैं ये आपके पैराग्राफ के मतलब मेन चीज यही है। स्टूडेंट्स वोकैबुलरी के पीछे भागते हैं, ऑफ कोर्स वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट होती है, आई वुड नॉट से कि वोकैबुलरी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स हैं। ये एक ट्रैप ही इसको आप मान सकते हो कि दिस दैट विच, ऐसे वर्ड्स के मीनिंग समझने के लिए ऑफ कोर्स आपको इसके पीछे सेंटेंस में जाना पड़ता है। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। सेकंड जो मेरा टिप है, सेकंड में आपने क्या करना है कि आपने लिंकिंग लैंग्वेज जो है उसको पूरा केयरफुली आप लिंकिंग लैंग्वेज और जो कॉन्ट्रास्ट मार्कर्स हैं जहाँ डिस्कोर्स मार्कर्स हैं उनको पूरा ध्यान से पढ़ना है। जब भी आपको ये किसी भी पैराग्राफ में मिलते हैं, जैसे हाउ एवर हो गया, कॉन्ट्रास्ट मार्कर का मतलब है कि जो बात वो कर रहा है उसको पलट देते हैं बाद में। तो अगर आपको कहीं भी ये वाले वर्ड हाउ एवर, बट, वाइल, नेवरदलेस, एनीवे ये कहीं पे भी मिलते हैं तो उनको अच्छे से आपने सर्कल करके और देखना है कि जो ऊपर सेंटेंस है उसके बाद इन्होंने हाउ एवर लिखा है या बट लिखा है तो मीन्स कि वो बात को पलट रहे हैं। लिंकिंग लैंग्वेज का मतलब ये रेफरेंसेस प्रोनाउन या इसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस भी बोल सकते हैं कि ये लिंक करते मीन्स के ये पिछले वाला जो आपका इसके जो पीछे कोई लाइन या कोई अब उन्होंने कोई नाउन यूज किया तो उसको वो आगे रेफर करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स दे आर गोइंग टू हेल्प टू लोकेट द राइट आंसर। तीसरा जो मेरा टिप है वो बता रहा हूँ कि पंक्चुएशंस आर वेरी हेल्पफुल। पंक्चुएशंस क्या होती हैं, जैसे कोमा, फुल स्टॉप, हाइफन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी कॉलन। ये कहीं पे भी आप जब भी आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कर रहे हो, स्पेशली जो मैं अगर मेन चीज बताऊं तो कोई भी पैराग्राफ अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको हाइफन अगर मिलता है, डैश जिसको बोलते हैं, डैश अगर मिल जाता है तो उस डैश में ही जिस्ट होता है पैराग्राफ का। ये वैसे एक टिप भी है और एक शॉर्टकट भी, वी कैन ऑल्सो से कि कहीं पे भी अगर आपको ये मिल रहा है तो उसके पिछले वाला सेंटेंस और उसके आगे वाला सेंटेंस आपको पढ़ना है और आपको उस पैराग्राफ का जिस्ट मिल जाएगा। फोर्थ नंबर में थिंक वेदर द पैराग्राफ इज गिविंग पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग। ये सारे चीज करने के बाद अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है देन यू शुड मूव टू दिस वन,
कई बार क्या होता है कि कुछ पैराग्राफ को पढ़ के हमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में पता चलता है, उससे भी हमें काफी हद तक गेस हो जाता है। जैसे सपोज करो कोई पैराग्राफ में डिस्ट्रक्शन की बात करी जा रहा है, वो कोई चीज खत्म हो गई है, जहाँ कोई चीज जिसमें फॉर एग्जांपल डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, तो ऐसी कुछ बात कर रहा है, या वो पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है, मीन्स की कुछ पॉजिटिव बातें कर रहा है उस पैराग्राफ में, तो ऑब्वियसली आपके जो हेडिंग्स उसने बनाए होंगे ये वाले, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन से ऐसे हेडिंग है जिसमें वो नेगेटिव बातें कर रहा है, तो कौन से ऐसे हेडिंग है जिसमें वो पॉजिटिव बातें कर रहा है। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। अगर ये सारी चीजें अगर आप दिमाग में रखोगे, तो अगर ऊपर वाले जो 4 टिप अगर अप्लाई कर रहे हो फिर भी आपको लग रहा है कि आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो ये 4th वाला टिप आपके लिए डेफिनेटली इट विल वर्क, कि आपको पैराग्राफ की फीलिंग से पता चलेगा कि इट इज गिविंग यू पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग। उसके बाद ये एक बोनस टिप है, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, मीन्स अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग का क्या मीनिंग है कि आपको कौन सा वर्ड पैराग्राफ में से अंडरलाइन करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सारा कुछ अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं, तो सारा कुछ आपको अंडरलाइन नहीं करना है। अगर आप सारा कुछ अंडरलाइन करोगे, अभी मैं करके आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करो ये पैराग्राफ है, इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, वो इन को भी अंडरलाइन कर लेंगे, एडिशन को भी कर लेंगे, टू को भी, चेंजेस को, इन टू भी, ये सारा वो अंडरलाइन करते जाएंगे। ऐसे आपने अंडरलाइन नहीं करना है, आपने जो आपके स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं वो आपने अंडरलाइन करने हैं। जैसे सपोज करो इसमें इसने लिखा इन एडिशन टू इंसुएटिंग इंसिनुएटिंग चेंजेस, इन एडिशन टू इंसिनुएटिंग चेंजेस इनटू स्पोर्टिंग रेगुलेशन। इसमें से क्या चीज है, इसका मीनिंग क्या है कि ਇਹਦੇ तो इलावा, मीन्स कि इसके अलावा, insinuating changes के अलावा, insinuating means something which are flopped, which are not very favorable, something negative we can say। तो ਇਹਦੇ तो इलावा, इसके अलावा क्या हो रहा है, यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन एडिशन, ये मैं इसको अंडरलाइन कर लूंगा, और चेंजेस, ये जो चेंजेस आए इनके अलावा, टेलीविजन ऑल्सो, ये ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। Television also tends to favor, television also favor is my main verb, तो favor को मैं अंडरलाइन कर लूंगा, favor some individual sports, so sports। बस अब इसको थोड़ा हम मीनिंग बनाने की कोशिश करेंगे, तो मीन्स के चेंजेस जो हुए थे ऊपर वाले सेंटेंस में जाना पड़ेगा, इन एडिशन टू इंसिनुएटिंग चेंजेस इनटू स्पोर्टिंग रेगुलेशन, मीन्स के जो स्पोर्टिंग रेगुलेशंस में चेंजेस हुए उनके अलावा टीवी बेनिफिट दे रहा है स्पोर्ट्स को ओवर अदर, कुछ स्पोर्ट्स को वो बेनिफिट दे रहा है दूसरे के कंपैरेटिवली, मींस वो बायस करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ स्पोर्ट्स को वो बेनिफिट दे रहा है। तो ऐसे आपने अंडरलाइनिंग करनी है, आपने एक एक चीज अगर अंडरलाइन करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बेनिफिट। सो अंडरलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोनस टिप है। ये मतलब पूरी की पूरी रीडिंग आपको ऐसे ही अंडरलाइन करनी, मेन कीवर्ड्स आपने अंडरलाइन करी और उसकी लिंकिंग करनी है। लिंकिंग करने में अगर आप कामयाब हो जाते हो तो यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट। अब जैसे इसकी मैं अगर लिंकिंग करनी हो तो सपोज जैसे इन एडिशन टू द चेंजेस, इन एडिशन टू द चेंजेस इन द रेगुलेशन, टीवी फेवर स्पोर्ट्स, तो ये चीज मतलब लिंकिंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो होप कि आपको ये जो टिप्स मैंने बताए हैं आप को समझ में आए होंगे। तो प्रैक्टिकल हम इसका दूसरी वीडियो में करेंगे, यही वाला टेक्स्ट मैं आपको पूरे का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इस वाले जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज, तो इसका पार्ट 2 आएगा जल्दी ही, और आपने इसके साथ ही पार्ट 2 भी देखना है, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज कुछ इसका फ़ायदा नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो अगर आपको इसका प्रॉपर चाहिए कि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो अप्लाई कैसे होगी, तो उसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। उस वीडियो में मैं इसी पैराग्राफ, इसी जो मेरा पैसेज है, इस पूरे के पूरे पैसेज को मैं ये वाले टिप जो मैंने अभी बताए इनको अप्लाई करके आपके सामने रखूंगा, और तब आपको पूरा प्रॉपर इसका जो है वो पार्ट समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।